लड़का बदमाशी सहता है लेकिन उसका पिटबुल प्रकट होता है और उसने जो किया उससे सभी हिल गए। दोपहर का सूरज स्कूल के घिसे हुए सीमेंट के कोर्ट पर पड़ रहा था। सैन मार्टिन की म्यूनिसिपल गर्मी ने बच्चों को बहुत पसीना बहाया क्योंकि वे असमान ऊर्जा के साथ शारीरिक शिक्षा गतिविधि पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। माटेओ फर्नांडीज एक 12 साल का लड़का है जो दुबला पतला है और उसका चेहरा हमेशा कुछ उदास रहता है। वह अपने पसीने से तर हाथों से अपनी शर्ट के हेम को निचोड़ते हुए यार्ड के किनारे पर खड़ा था। उसे फुटबॉल और ज्यादा पसंद नहीं था जब तक उसे खेलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। वो जानता था कि वह उस खेल में अच्छा नहीं है और वह इसमें अच्छा नहीं है। फर्नांडीज मैदान में प्रवेश करता है, शिक्षक चिल्लाया। एक मजबूत आदमी जिसकी गर्दन से हमेशा एक सिलवेटो लटका रहता है और उनके बीच की गतिशीलता में स्पष्ट रुचि की कमी है। माटेओ ने निगल लिया और धीरे धीरे मैदान के केंद्र की ओर बढ़ गया। वो जानता था कि विरोधी टीम से क्या आने वाला है। उसके बगल में आज्ञाकारी छाया की तरह लुइस टोरेस था जो सैंटियागो की हर व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर हंसता था। हालांकि उसकी हंसी हमेशा मजबूरी लगती थी, लेकिन गेंद लुढ़कने लगी। सबसे कुशल लड़कों के कब्जे के लिए लड़ते समय हवा में चीखे और आदेश गूंजने लगे। माटेओ मैदान के एक कोने में छिपकर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी घबराहट स्पष्ट रूप से सैंटियागो की तरफ देख रही थी, जिसने गेंद के पीछे भागते हुए उसे मजाकिया नजरों से देखा। अचानक शिक्षक ने अपने पाठ्यक्रम में एक आवाज लगाई और माटेओ की तरफ गेंद फेंकी। उस पर सभी की नजरों का प्रभाव तुरंत एक सेकंड के लिए उसे स्तब्ध कर गया। अपने कानों में अपने दिल की धड़कन महसूस करते हुए उसने अपना सिर उठाया। एक पैर ने अनाड़ी ढंग से गेंद को नियंत्रित करने की कोशिश की और हालांकि वह इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी हरकतें धीमी थीं और सैंटियागो अपने शिकार का पीछा करने वाले शिकारी की तरह उसकी ओर भागा। और क्वोट, इसे पास करो फर्नांडीज या तुम खुद ही गिर जाओगे। और क्वोट, सैंटियागो ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। माटेओ ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन एक गलत तरीके से रखे गए पैर ने उसे अपना सिर खो दिया। गेंद को विपक्षी टीम के खिलाड़ी की ओर फेंके जिसने गोल करने का अवसर प्राप्त किया। दूसरी टीम का विजयी जयघोष पूरे मैदान में गूंज उठा। उसके बाद माटेओ सैंटियागो के साथियों की जोरदार हंसी। निश्चित रूप से यह सबसे अपमानजनक अविश्वसनीय था, इस लड़के ने नाटकीयता के साथ कहा। मैथ्यू को अपने गाल जलने का एहसास हुआ क्योंकि बड़बड़ाहट और हंसी उसके ऊपर से बह रही थी, जैसे कि उसके पैरों के नीचे सीमेंट में एक लहर डूब रही हो। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह किसी की ओर न देखने की कोशिश कर रहा था। शिक्षक की आंखें थोड़ी देर के लिए उसके पास से गुजरी, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की, केवल ये देखते हुए कि खेल जारी रहेगा। सैंटियागो उनके पास आया क्योंकि वे अपने स्थान पर चले गए। फर्नांडीज ने खुद को तैयार किया क्योंकि जब कक्षा समाप्त हो जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे कि वास्तव में हारने का क्या मतलब होता है। एक धमकी भरी मुस्कान के साथ फुसफुसाए। लुइस ने उसके पीछे एक छोटी सी हंसी निकाली, लेकिन सीधे देखने से परहेज किया। माटेओ असहज लग रहा था लेकिन कुछ नहीं कहा। माटेओ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह नहीं जानता था कि अगर उसने कुछ कहा तो वह स्थिति को और खराब कर देगा। जब सीटी आखिरकार बजी, शिक्षक ने कक्षा के अंत की घोषणा की। मैथ्यू ने क्षणिक राहत महसूस की जो सैंटियागो के इंतजार में बढ़ते आतंक के साथ मिश्रित थी। अपनी धमकी को पूरा करने के लिए वह लॉकर रूम की ओर भागा, अपना बैग उठाया और स्कूल की ओर चल दिया। वो तेजी से स्कूल के निकास द्वार की ओर चला गया। उसके कदम जल्दबाजी में थे। उसके हाथों में उतना ही पसीना था जितना खेल के दौरान था और घर लौटते समय उसकी सांस असमान थी। सैंटियागो के शब्द उसके दिमाग में एक निरंतर प्रतिध्वनि की तरह गूंज रहे थे। वो मैदान पर हुए अपमान और निकास द्वार तक उसका पीछा करने वाली हंसी के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। वो साफ आसमान या दमघोटू गर्मी को देखे बिना चलते हुए जमीन की ओर देखता रहा। उसके विचार असुरक्षाओं के बवंडर थे। वो अपने आप से क्यों फुसफुसा रही थी। वो खुद गले में गांठ के साथ जल्दी से एक आंसू पोंछा जो गिरने की धमकी दे रहा था। वो रोना नहीं चाहता था, नहीं, अभी यहां नहीं। अपने होठों को दबाते हुए, एक नीरस भाव को रोकते हुए, वो प्रवेश द्वार की सीढ़ियां चढ़ गया। दरवाजा खुला था और उसके पीछे उसके बंद होने की आवाज ने उस दिन के अंत को चिन्हित किया जिसे वह भूलना चाहता था। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। माटेओ ने अपना बैग प्रवेश द्वार पर गिरा दिया। शोर न मचाने की कोशिश करते हुए उसने एक गहरी सांस ली। अपने हाथों में कांपते हुए हाथों को शांत करने की कोशिश करते हुए वो जल्दी से कमरे को पार करके अपने कमरे में जाना चाहता था, लेकिन उसकी मां की आवाज ने उसे रोक दिया। रसोई से माटेओ, और क्वोट, क्या ये तुम हो? और क्वोट, तुमने पूछा। डोलोरिस अपने हाथ में लकड़ी का चम्मच लिए और अपने बालों को पीछे की ओर बांधे हुए दरवाजे से झांक रही थी। गंदगी में डूबे हुए माटेओ ने एक पल के लिए ऊपर देखा, एक मुस्कान बनाने की कोशिश की जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। और क्वोट, मां, मैं बस थक गया हूं। और क्वोट,
उसने अपनी आवाज को गांठ को प्रकट करने से रोकते हुए उत्तर दिया। और क्वोट, मेरा गला दुख रहा है। और क्वोट, उसने एक पल के लिए उसे देखा जैसे कि उसे समझने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और रसोई में वापस चला गया। और क्वोट, कोई बात नहीं, 1 मिनट में डिनर तैयार हो जाएगा। और क्वोट, मैथ्यू पिछवाड़े में गया और उस साथी की तलाश में था जो उससे कोई सवाल नहीं पूछेगा या उसे जज नहीं करेगा। जैसे ही एरिस के पैरों की आवाज हवा में गूंजी, भूरे फर वाला पिटबुल भाग गया। उसके सीने पर चमकीले सफेद धब्बे उत्साह से उछल पड़े और अपनी पूंछ को संक्रामक गेंद जैसी ऊर्जा के साथ हिलाते हुए एक दोस्त ने कहा। टूटी हुई फुसफुसाहट में वो कुत्ते को अपनी बाहों में लपेटने के लिए नीचे झुका। एरिस ने उसके चेहरे को चाटा जैसे कि उसके गालों से बह रहे आंसुओं को पोंछने की कोशिश कर रहा हो। मैथ्यू ने अपने वजन का भार नीचे जाने दिया। दिन चुपचाप बीता और उसने अपने साथी को गले लगाया। वे घास पर साथ बैठे थे और एरिस ने लड़के की गोद में अपना सिर रखा हुआ था और धीरे धीरे गुर्राहटें निकाल रहा था जो उसे बता रही थी, और क्वोट, मैं यहां हूं, ऐसा क्यों होना चाहिए? और क्वोट, मैथ्यू ने धीरे से पूछा और एरिस के फर के माध्यम से उंगलियां घुमाए। मैं हर किसी की तरह क्यों नहीं हो सकता? हमेशा वे मुझे ही क्यों चुनते हैं? एरिस ने उसकी ओर देखा। उसकी बड़ी काली आंखें एक शांत समझ से भरी हुई थीं जो केवल कुत्तों के पास होती है। मैथ्यू घास में वापस लेट गया और देखा कि जैसे जैसे सूरज शाम की ठंडी हवा में ढल रहा था, आसमान नारंगी रंग में बदलने लगा। एरिस की शांत उपस्थिति ने उसे थोड़ा शांत करने में मदद की। हालांकि उसकी छाती पर वजन अभी भी था। उसके विचार उसे उस दिन में ले गए जब एरिस उनके जीवन में आया था। वो मुश्किल से 8 साल का था जब डोलोरेस अपने हाथों में एक कार्डबोर्ड बॉक्स के साथ घर पर दिखाई दी थी। माटेओ को अच्छी तरह से याद है कि कैसे हवा उत्साह से भर गई जब उसने बॉक्स के अंदर से एक छोटी सी फुसफुसाहट सुनी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आश्चर्य है, माटेओ। डोलोरेस ने मुस्कुराते हुए बॉक्स को उसके सामने फर्श पर रखते हुए कहा। माटेओ सावधानी से पास गया और जब उसने बॉक्स खोला तो उसने एक छोटा पिटबुल पिल्ला देखा जिसके पैर उसके शरीर के लिए बहुत बड़े थे और एक गीला थूथन था। पिल्ला ने उसे जिज्ञासा से देखा और फिर उसके पास ठोकर खाए और उसकी उंगलियों को चूसने लगा। मैं क्या उपयोग कर सकता हूं? माटेओ ने पूछा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। डोलोरेस ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने उसे एक आश्रय में पाया। मुझे लगा कि आपको एक दोस्त की आवश्यकता हो सकती है। उस पल से एरिस और माटेओ एक हो गए। पिल्ला जल्दी से बड़ा हो गया, लेकिन उसकी मिठास और वफादारी दुनिया के हर खेल में, हर यात्रा के माध्यम से कभी नहीं बदली। हर रात जो अक्सर बहुत क्रूर लगता था, माटेओ घास से उठा और यार्ड के दूसरी तरफ एक छड़ी फेंक दी। वह अपनी सामान्य ऊर्जा के साथ उसके पीछे भागा, जैसे कि यार्ड के उस छोटे से कोने में दुनिया परिपूर्ण थी। माटेओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका जब उसने अपने दोस्त को अपने मुंह में छड़ी के साथ विजयी होकर लौटते देखा। सबसे अच्छा एरिस जिसे आप जानते हैं, उसने कुत्ते के सिर को सहलाते हुए यही कहा। रसोई से डोलोरेस की आवाज की ध्वनि ने उसे वास्तविकता में वापस बुलाया। माटेओ, रात का खाना खाने आओ, मैं तुरंत चला जाऊंगा, उसने जवाब दिया। हालांकि उसकी आवाज अभी भी उदासी से भरी थी, वो एरिस के साथ घर में प्रवेश किया। रात के खाने के दौरान उसके पीछे पीछे डोलोरेस ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन माटेओ ने खुद को मोनोसिलेबल्स में जवाब देने तक सीमित कर लिया। वो उसे चिंतित नहीं करना चाहता था, हालांकि वो उसे उत्सुकता और चिंता के मिश्रण के साथ देखती रही। जब उसने आखिरकार खाना खत्म कर लिया, मैथ्यू अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। बिस्तर पर गिर गया और छत को घूरने लगा। एआर बिस्तर के बगल में फर्श पर बैठ गया। एक नरम आह छोड़ते हुए मैथ्यू ने प्रकाश बंद कर दिया। उम्मीद है कि अंधेरे में उसे कुछ राहत मिलेगी, लेकिन यादें दिन उसे अकेला नहीं छोड़ता। बुलियो की हंसी उसके दिमाग में गूंजती रही और सैंटियागो के शब्दों के साथ घुल मिल गई जो गोल गोल घूमते रहे। तैयार हो जाओ, हम तुम्हें दिखाने जा रहे हैं कि हारने का क्या मतलब होता है। मैथ्यू अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, आरामदायक स्थिति खोजने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका दिमाग बंद नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि वो जो कर सकता था उसका वजन कल फिर से अपने गुंडों का सामना करने के डर से। उसने फर्श पर एरिस की परछाई को देखकर आह भरी, यह जानते हुए कि उसका दोस्त वहां है। उसे कुछ आराम मिला, लेकिन उसके विचारों को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं। मैं क्या करने जा रहा हूं? एरिस ने अंधेरे में फुसफुसाया, हालांकि वो जानता था कि कोई आसान जवाब नहीं है। पिटबुल ने अपना सिर उठाया और उसे चुपचाप देखा, जैसे कि वो माटेओ को समझ गया हो। उसने अपने दिमाग से डर को निकालने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन नींद नहीं आई। केवल घड़ी की टिक टिक और एरिस की स्थिर सांसें कमरे में भर गईं, जबकि उसकी चिंताओं का वजन उसे जगाए रखता था। अतीत और डर के बीच फंसा अगले दिन सूरज उगना शुरू हो रहा था। जब माटेओ सैन मार्टिन के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, नगरपालिका स्कूल में उसका बैग उसकी पीठ से भारी रूप से लटका हुआ था।
उसके कंधे पर उसकी सामग्री की वजह से नहीं बल्कि भावनात्मक भार की वजह से उसे लगा कि उसकी आंखें अन्य छात्रों को देखने से बच रही हैं जो कक्षाओं के शुरू होने से पहले छोटे छोटे समूहों में हंसते और बातें करते हुए इकट्ठे हुए थे। उसका उद्देश्य था कि क्लारा किसी की नजर में न आए और किसी भी कीमत पर सैंटियागो और उसके समूह से दूर रहे। मुख्य दालान के उस पार माटेओ ने अपनी नजरें फर्श पर टिकाए रखी। वो कुछ सहपाठियों की निगाहों को महसूस कर सकता था जिन्होंने उसे उस लड़के के रूप में पहचाना जिसने एक दिन पहले खेल को बर्बाद कर दिया था। बड़बड़ाहटें धीमी थी लेकिन मैथ्यू को हर हंसी और हर टिप्पणी फर्नांडीज को बहरा कर रही थी। सैंटियागो की आवाज ने उसे ड्राई में रुकने पर मजबूर कर दिया। माटेओ ने धीरे से मुड़कर देखा और देखा कि सैंटियागो अपनी बाहों को क्रॉस करके दीवार के सहारे झुका हुआ था और उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसके बगल में लुइस था जो आंख मिलाने से बचता हुआ मेरी ओर देख रहा था। मैं वहां नहीं रहना चाहता जहां तुम सोचते हो कि तुम इतनी तेजी से जा रहे हो, सैंटियागो ने उसकी ओर कुछ कदम बढ़ाते हुए पूछा। उसका स्वर लगभग हल्का था लेकिन माटेओ जानता था कि हमेशा एक खतरा छिपा हुआ है। मुझे अकेला छोड़ दो, माटेओ ने केवल सुनाई देने वाले स्वर में कहा। कि तुम क्या कर रहे हो, सैंटियागो ने कहा। सबसे नजदीकी निकास हॉल के अंत में था लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं वहां पहुंच सकता हूं। देखो, अगर तुम कायरो की तरह भागने वाले हो तो कम से कम इसे ठीक से करो। कल तुम खेल में मुश्किल से आगे बढ़े, सैंटियागो ने कहा, जिससे दूसरे लड़के हंसने लगे। यहां तक कि लुइस ने भी हल्की हंसी निकाली। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति अभी भी असहज थी। माटेओ ने अपने होठों को दबाया और बहुत ज्यादा सोचे बिना वो जल्दी से पुरुषों के बाथरूम के दरवाजे की ओर मुड़ा। उम्मीद है कि उसे आश्रय मिल जाएगा। वो क्षण भर के लिए अंदर गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश की। राहत क्षणिक थी। उसका समूह अंदर आया। कुछ ही देर बाद छोटे बाथरूम को उनकी भयावह उपस्थिति से भरते हुए माटेओ ने एक कदम पीछे हटते हुए देखा कि सैंटियागो एक संतुष्ट मुस्कान के साथ जगह का निरीक्षण कर रहा है। यह एक निजी बातचीत के लिए एक अच्छी जगह है, तुम्हें यकीन नहीं होता, सैंटियागो ने कहा जबकि उसके एक दोस्त ने दरवाजा बंद कर दिया। कृपया मुझे जाने दो, माटेओ ने अपनी आवाज कांपते हुए पूछा। सैंटियागो धीरे धीरे आगे बढ़ा जैसे कोई शिकारी उसका पीछा कर रहा हो। माटेओ के आगे बढ़ने से पहले ही अपने शिकार का पीछा कर रहा हो प्रतिक्रिया करते हुए उसे एक केबिन की ओर धकेल दिया गया। दरवाजा जोर से बंद हो गया और इससे पहले कि वह इसे खोल पाता उसने बाहर से एक अस्थायी बोल्ट की धातु की आवाज सुनी। वह वहां फंस गया था। तुम कुछ समय के लिए ठीक हो जाओगे, सैंटियागो ने हंसते हुए कहा। उसके दोस्त भी हंसी में शामिल हो गए और बाथरूम की दीवारों की प्रतिध्वनि ने सब कुछ और भी तेज कर दिया। और क्वोट, मुझे बाहर निकालो और क्वोट, माटेओ ने केबिन का दरवाजा पीटते हुए चिल्लाया लेकिन उसकी आवाज हंसी और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों में डूब गई। चिंता मत करो फर्नांडीज, शायद एक दिन कोई तुम्हें ढूंढ ले, उसने अपनी पत्नी के साथ जाने से पहले मजाक में कहा। मैथ्यू की कठिन सांसों की आवाज को छोड़कर बाथरूम खाली छोड़ दिया। उसके बाद जो सन्नाटा था वो और भी दमनकारी था। माटेओ कांपते हाथों और आंखों में आंसू भरकर शौचालय के ढक्कन पर गिर गया। केबिन की तंग जगह ने उसे महसूस कराया जैसे फंस गया था। वह जानता था कि कितना समय बीत चुका था जब उसने कदमों की आवाज सुनी। मैथ्यू ने अपनी सांस रोक ली, यह सोचकर कि यह सैंटियागो और उसका समूह अपनी यातना जारी रखने के लिए वापस आ रहा है। लेकिन इसके बजाय एक गहरी आवाज, एक परिचित ने चुप्पी तोड़ी। क्या यहाँ कोई है, उसने कालोस से पूछा। बूढ़ा आदमी, स्कूल का संरक्षक। मैथ्यू जल्दी से उठ खड़ा हुआ, जितना हो सकता था उतना करीब आ रहा था। और क्वोट, मैं यहाँ दरवाजे पर हूँ। और क्वोट, उसने पहले की तरह कर्कश आवाज में चिल्लाया। कालोस ने सामने के बाथरूम का दरवाजा खोला और अपनी सफाई गाड़ी के साथ अंदर गया। जब उसने बंद केबिन देखा तो उसने भौहें सिकोड़ी। तुम वहां क्या कर रहे हो, लड़के ने अस्थायी मोजे की जांच करते हुए अंदर से पूछा। कृपया मुझे अंदर बंद कर दो, मुझे यहां से निकालो, माटेओ ने उत्तर दिया। उसकी आवाज राहत से फट गई। कालोस ने एक हड़बड़ाहट भरी आवाज निकाली, अस्वीकृति में अपना सिर हिलाया। उसने अपनी गाड़ी से एक पेचकस निकाला और कुछ तेज हरकतों के साथ माटेओ दरवाजा खोलने में कामयाब रहा। वो लाल आंखों और अपने हाथों को अपने पास लिए हुए केबिन से बाहर निकल गया। ये किसने किया, कालोस ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए पूछा। माटेओ ने नीचे देखा, जवाब देने में असमर्थ। वो नहीं चाहता था, अब और कोई परेशानी नहीं, लेकिन शर्म ने उसे खा लिया। जाओ अपना चेहरा धो लो, उन्हें तुम्हें इस तरह मत देखने दो, कालोस ने कहा, अपने स्वर को नरम करते हुए और अपने काम पर लौटने से पहले उसे कंधे पर थपथपाते हुए। माटेओ सिंक के पास गया, ठंडे पानी को अपने चेहरे और अपने विचारों को शांत करने दिया। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसने एक थका हुआ लेकिन दृढ़ निश्चयी लड़का देखा। किसी को भी उसे फिर से टूटते हुए नहीं देखने देने के लिए दृढ़ निश्चयी, उसने अपना सामान पैक किया और चुपचाप बाथरूम से बाहर निकल गया।
दिन जल्द ही समाप्त होने वाला था। सूरज पहले से ही इमारतों के पीछे डूबने लगा था। जब माटेओ जल्दी से स्कूल से बाहर निकला तो वह तेज कदमों से चल रहा था, लगभग खुद से ही टकरा रहा था क्योंकि उसका बैग हर हरकत के साथ उसकी पीठ से टकरा रहा था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि अधिकांश छात्र सैंटियागो और उसके समूह के साथ रास्ते में आने से बचने के लिए चले गए थे। हालांकि डर एक छाया की तरह उसका पीछा कर रहा था जो लगातार उसे देख रहा था कि किसी भी क्षण कोई उसका नाम उस उपहासपूर्ण स्वर में पुकारेगा जिसे वह इतनी अच्छी तरह से जानता था कि उसने घर जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग लेने का फैसला किया। पुराने घरों के एक समूह को पार करने वाली संकरी गली सुनसान थी, लेकिन इसका मतलब कम गवाह भी थे जो उस समय उसे पसंद था। फुटपाथ पर उसके कदमों की आवाज बीच बीच में स्ट्रीट लाइटों की भिनभिनाहट के साथ मिल गई थी। आसमान नारंगी था और पहले तारे दिखाई देने लगे थे। माटेओ ने एक गहरी सांस ली, शांत होने की कोशिश की, लेकिन वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि हंसी के शोर ने उसे वहीं रोक दिया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और अपने पीछे कुछ मीटर की दूरी पर अपने अविभाज्य समूह के बगल में सैंटियागो की लंबी आकृति देखी। सैंटियागो उस मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया जिसे माटेओ पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानता था। फर्नांडीज चिल्लाया। सैंटियागो ने हाथ उठाकर मानो उसका अभिवादन किया हो। जल्दी करो, तुम हमारा इंतजार कर रहे थे। माटेओ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जेम्स और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। मैथ्यू ने एक मोड़ लिया और गली में और अंदर चला गया। उम्मीद अंत में माटेओ फंस गया। गली एक ऊंची दीवार में समाप्त हो गई। आइवी ने घिसी हुई ईंटों को आंशिक रूप से ढक दिया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह धीरे धीरे मुड़ा और देखा कि सैंटियागो और अन्य लोग शांति से उसके पास आ रहे थे, जिससे उसकी किसी भी संभावना को रोका जा सके। और क्वोट, क्या तुम्हें सच में लगता था कि तुम बच सकते हो? और क्वोट, सैंटियागो ने नकली निराशा में अपना सिर हिलाते हुए पूछा। और क्वोट, मुझे अकेला छोड़ दो। और क्वोट, मैथ्यू ने बड़बड़ाया, हालांकि उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सैंटियागो हंसा, उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। और क्वोट, यह निर्भर करता है। और क्वोट, फर्नांडीज, शायद अगर तुम ज्यादा उपयोगी बनना सीखो, हालांकि मुझे इस पर संदेह है। और क्वोट, उसने कहा, उसे धीरे से दीवार के खिलाफ पीछे धकेलते हुए। मैथ्यू ईंटों से टकराया। उसकी पीठ पर सतह की खुरदरापन महसूस हुई। अपनी सांसें तेज कर रहा था क्योंकि वो अपना संयम बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। लुइस जो उसके बगल में था, असहज लग रहा था। माटेओ के बजाय जमीन को देख रहा था। सैंटियागो और क्वोट, इसे अकेला छोड़ दो, बस इतना ही काफी है। और क्वोट, लुइस ने आखिरकार चुपचाप कहा। सैंटियागो ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा, एक भौं को ऊपर उठाया। और क्वोट, क्या हुआ लुइस, क्या उसने तुम्हें दिया? और क्वोट, बहुत बुरा हुआ। उसने मजाकिया लहजे में पूछा कि क्या तुम जाना चाहती हो? जाओ, लेकिन बाद में हमारे द्वारा तुम्हें कवर करने का इंतजार मत करो। लुइस ने जवाब नहीं दिया, लेकिन माटेओ लो भी नहीं हिला। उसने कुछ सहारे की तलाश की, लेकिन लुइस की चुप्पी ने उसे और अकेला महसूस कराया। सैंटियागो अब अधिक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ मैथ्यू की ओर मुड़ा। कभी कभी मुझे लगता है कि आपको अपनी जगह की याद दिलाने की जरूरत है, क्या आपको नहीं लगता? उसने हाथ उठाते हुए कहा, जैसे कि वह उसे पीछे धकेलने वाली थी। एक कम धमकी भरी आवाज ने हवा को तोड़ दिया, जिसने सभी को उनके ट्रैक में रोक दिया। उनके पीछे कहीं से आ रही एक गहरी निरंतर गुर्राहट थी। वो जम गया। धीरे धीरे अपना सिर घुमाते हुए वो गली के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। स्ट्रीट लाइट की मंद रोशनी से रोशन एरिस पिटबुल एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। उसका भूरा कोट रोशनी में चमक रहा था। उसने ऐसा आभास दिया कि वह प्रत्येक लड़के को आंक रहा था और ये तय कर रहा था कि कौन किस राक्षस पर सबसे पहले हमला करेगा। सैंटियागो ने एक कदम पीछे हटते हुए बड़बड़ाया। एरिस धीरे धीरे आगे बढ़ा। प्रत्येक हरकत के साथ जमीन पर उसके पंजों की गूंज सुनाई दे रही थी। उसकी दहाड़ तेज और तेज होती जा रही थी। माटेओ देख सकता था कि उसके कुत्ते की पूंछ कैसे सख्त बनी हुई थी, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वह अकेले ही काम करने के लिए तैयार था। एक लड़के ने कहा, एक कुत्ते ने। हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वह कोई कुत्ता है। लुइस ने एक कदम पीछे हटते हुए उत्तर दिया। माटेओ ने अपने गले में दिल दबाए हुए ये दृश्य देखा। एक और उसे एरिस को वहां उसकी रक्षा करते हुए देखकर बहुत राहत महसूस हुई, जैसा वह हमेशा करता था। लेकिन दूसरी ओर वह जानता था कि स्थिति आसानी से नियंत्रण से बाहर हो सकती है। सैंटियागो अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। उसने एक हाथ उठाया, जैसे कि वह यहाँ लंबे लोगों के बीच आ सकता है। वो चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में सामान्य आत्मविश्वास की कमी थी। एरिस नहीं हिला। उसकी दहाड़ एक विस्फोटक भौंकने में बदल गई, जो पूरी सड़क पर गूंज उठी। सैंटियागो पूरी तरह से अपना संयम खोते हुए पीछे कूद गया। माटेओ को भावनाओं का बवंडर महसूस हुआ। वह चाहता था कि एरिस उन्हें ऐसा
सबक सिखाए जिससे वे इतना डर जाएं कि वे उसे फिर कभी परेशान करने की हिम्मत न करें। लेकिन साथ ही वह जानता था कि वह उठ गया, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि माटेओ उसे मुश्किल से पकड़ पा रहा था। उसने अपने निर्णय के भार को महसूस करते हुए अपनी मुठ्ठियां भींच ली। वह जा सकता था कि एरिस सहज ज्ञान पर काम कर रहा था, डर को अपनी ढाल बनने दे रहा था, या वह आगे आकर खुद को साबित कर सकता था किसी की भी कल्पना से अधिक मजबूत। उसकी आंखें एरिस से मिली और उस पल उसे पता था कि उसे ऐसा करना होगा। मैथ्यू ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली क्योंकि उसका दिमाग उसके विरोधाभासी विचारों से जूझ रहा था। उसका एक हिस्सा एरिस को कुछ करने देना चाहता था, उन गुंडों को दिखाना चाहता था कि वास्तविकता क्या थी। डर चाहता था कि वे उस आतंक का एक अंश महसूस करें जो उसने इतने लंबे समय तक घसीटा था। लेकिन कुछ और था। उसके अंदर एक छोटी सी आवाज उसे बता रही थी कि वह स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दे सकता। वेस्बस्टा ने बड़बड़ाया, लेकिन उसकी आवाज केवल फुसफुसाहट के रूप में निकली। अपने दांतों के साथ सैंटियागो से चिपके हुए माटेओ को पता था कि उसे और मजबूती से खड़ा होना होगा। उसने एक गहरी सांस ली, अपने भीतर की सारी ताकत को इकट्ठा किया और एरिस के आगे कदम बढ़ाया। इस बार एक आवाज के साथ कुत्ते ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। आंखें मैथ्यू से मिली। एक पल के लिए सब शांत थे, केवल सैंटियागो और बाकी लोग सांस ले रहे थे। अरेओ ने धीरे से अपना सिर नीचे किया, गुर्राया लेकिन सतर्क रहा। माटेओ घुटनों के बल बैठा और अपने दोस्त की ओर हाथ बढ़ाया। एरिस यहाँ आओ, सब कुछ ठीक है, उसने अधिक धीमी आवाज में कहा, हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे। एरिस उसकी ओर कुछ कदम बढ़ा, अपने हाथ को आराम देते हुए। मैथ्यू को बहुत राहत महसूस हुई जब पिटबुल आखिरकार उसके पास पहुंचा, अपना सिर उसके पैर से सटाते हुए। उसने एरिस के फर के माध्यम से अपना हाथ चलाया, यहां तक कि खुद भी हैरान था कि उसके शब्द दृढ़ थे, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सैंटियागो ने उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं की जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने तुरंत अपने कपड़ों से धूल झाड़ दी और माटेओ और उसके दोस्तों को देखने से बचते हुए कहा। उन्होंने कुछ अस्पष्ट बड़बड़ाया इससे पहले कि वे धीरे धीरे पीछे हटे। लुइस आखिरी में था जिसने मैथ्यू पर एक त्वरित नजर डाली, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में मुड़ गया और गली में दूसरों के पीछे हो लिया। एक बार फिर गली में सन्नाटा भर गया। माटेओ स्थिर खड़ा रहा और एरिस के सिर को सहलाता रहा क्योंकि वह ठगों को दूर जाते हुए देख रहा था। मुझे अजीब भावनाओं का मिश्रण महसूस हुआ, राहत, गर्व, लेकिन साथ ही थोड़ा डर भी था कि क्या हो सकता है। गुजरने के बाद एरिस ने उसे अपना सिर झुकाकर देखा, जैसे कि उससे किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हो। तुमने अच्छा किया मेरे दोस्त, यहां आने के लिए धन्यवाद। अब माहौल शांत था, लेकिन माटेओ का दिमाग अभी भी पूरी गति से काम कर रहा था। जैसे जैसे वो सड़कों से होते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था, टकराव की घटनाएं सामने आ रही थीं। उसके दिमाग में वो डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने संचार के माध्यम से इसे नियंत्रित कर लिया था। पहली बार उसे लगा कि उसने किसी ऐसी चीज का सामना किया है जिसे वो हमेशा असंभव समझता था। उसने एरिस को देखा जो अपना सिर ऊंचा करके चल रहा था और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जब वो आखिरकार अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो माटेओ ने दरवाजा खोलने से पहले एक गहरी सांस ली। अंदर सन्नाटा था। लिविंग रूम की लाइट जल रही थी और हवा में अपनी मां के खाने की जानी पहचानी महक तैर रही थी। उसने अपना बैग दरवाजे के पास गिरा दिया और एक बार फिर एरिस को सहलाने के लिए नीचे झुका। और क्वोट, तुम्हें पता है, और क्वोट, उसने थकी हुई लेकिन ईमानदार मुस्कान के साथ कहा। मैथ्यू ने उनके पीछे दरवाजा बंद किया और वजन पीछे छोड़ दिया तो एरिस ने अपनी पूंछ हिलाई। कम से कम एक पल के लिए उसे पता था कि उसने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके फैसले के परिणाम आने वाले थे। अगले दिन गली में हुई मुठभेड़ ने एक ऐसा बदलाव ला दिया जिसकी मैथ्यू ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने जीवन में पहली बार वो अपनी छाती पर उस असहनीय भार के बिना लंबे समय तक स्कूल चला गया, भले ही चिढ़ाने की यादें अभी भी उसके दिमाग में ताजा थीं। जब वो गलियारे में पहुंचा तो हवा में कुछ अलग था। उसने देखा कि कैसे गुंडे, विशेष रूप से सागो, उससे बचते हैं। वो अब अपने प्रति फुसफुसाहट और हंसी नहीं सुन सकता था। वहां शांति थी, लेकिन वह दमनकारी चुप्पी नहीं थी जिसे वह जानता था। लेकिन इससे अवकाश के दौरान शांति आती थी। माटेओ हमेशा की तरह यार्ड में पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन इस बार कुछ सहपाठियों ने उनमें से एक के पास जाकर कहा, डिएगो। उसकी कक्षा का एक लड़का उसके बगल में बैठने से पहले शर्माते हुए बोला, हेलो माटेओ, मैंने देखा कि सैंटियागो के साथ क्या हुआ, तुम बहुत बहादुर थे। डिएगो ने एक गंभीर मुस्कान के साथ कहा। माटेओ ने उसे आश्चर्य से देखा, लेकिन जल्द ही मुस्कुराने में कामयाब रहा। बातचीत स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हुई और इससे पहले कि वह महसूस करता, अन्य लोग भी शामिल हो गए।
माटेओ को लगने लगा कि उसके और अन्य लोगों के बीच हमेशा से मौजूद दीवार पहली बार टूटने लगी। डोलोरेस ने अपने बेटे को करीब से देखा। उसने उसमें पहले से ज्यादा बदलाव देखे थे। एक बार वह ज्यादा सीधा खड़ा था, उसकी निगाहों में एक अलग ऊर्जा थी। आखिरकार उसने माटेओ से पूछने का फैसला किया कि क्या हो रहा है, मैंने इन दिनों तुम्हें अलग तरह से देखा है। उसने अपना कांटा एक तरफ रखते हुए कहा। माटेओ एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर एक गहरी सांस ली और पहली बार बोलना शुरू किया। उसने उसे सब कुछ बता दिया, चिढ़ाना, वो डर जो वह हर दिन महसूस करता था, सैंटियागो के साथ टकराव और कैसे एरिस उसका समर्थन करने के लिए वहां था। डोलोरेस ने भावनाओं से भरी आंखों से चुपचाप उसकी बात सुनी। जब माटेओ ने समाप्त किया तो वह मेज से उठा और उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम उस सब से गुजर रहे हो बेटा, लेकिन मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं और अधिक चौकस रहूंगा। उसने अपनी आवाज को थोड़ा कांपते हुए कहा। माटेओ को उन शब्दों को सुनकर बहुत राहत महसूस हुई, जो अपने बेटे को अपने कुत्ते के बगल में दौड़ते हुए देखकर हंसते हुए ये शांति का एक पल था। इतने सारे तूफानों के बाद राहत। एक दोपहर जब सूरज चमक रहा था, माटेओ ने एरिस पिटबुल के साथ टहलने का फैसला किया। वो अपनी पूंछ को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाते हुए बगल में दौड़ाता था। माटेओ अपने पड़ोस की सड़कों को एक नए दृष्टिकोण से देखता था। एरिस के साथ वह जो भी कदम उठाता था वो उसे याद दिलाता था कि वह अब वह नहीं था। वो वही लड़का था जो एक कोने को पार करने पर दूसरों से छुपता था। वो डिएगो से मिला और स्कूल में उसके पास आए कुछ सहपाठियों ने उसे देखकर मुस्कुराया और उससे कहा कि उन्होंने उनका उत्साहपूर्वक अभिवादन किया। माटेओ ने स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा उत्तर दिया जो उसने पहले कहा होगा। चलो ऐसा दिखते हैं, एरिस ने कहा। स्पेनिश स्वतः निर्मित।